और मुकेश अंबानी के साथ साथ में तो अनिल अंबानी की बीवी को पकड़, तो जो अमीरों की बीवियां है ना, और अमीरों की बीवियों के बारे में तो मेरे को, तो तू क्या बात कर रहा है यार मेरे से? मैं कितना बड़ा आदमी हूं, तू मेरे को बोल रहा है कि मैं 50 सूट केस लेके देश से फरार हो रहा हूं। अबे देश से फरार होने के लिए मेरे को सूट केस लेके जाऊंगा मैं। उस कंट्री में जिस कंट्री का मैं परमानेंट रेजिडेंट हूं। in the alcoholic business. Great. Today is 6th of June 2025. Report from Pune of Superior Society is that Raj Shamani has launched a 4-hour podcast with Vijay Mallya. मतलब ये अब तक का सबसे लंबा पॉडकास्ट टाइप ही सुना होगा हमने, और मतलब जिसके बारे में सुना होगा, और डिजिटल स्क्रीन पर 4 घंटे जैसी कोई चीज आज तक हमने देखी होगी, तो दिस इज द फर्स्ट वन इन, यू मे से, इन 9 years. That too I watched with 80% efficiency, 80% of the whole podcast. Before that, in 2015, 2016, I watched 4-hour lecture of PT education, Sandeep Manudhane sir of IIT Delhi, PT education on Hinduism. And then similar length of lecture I watched of PT education on terrorism as well, where I got clarity on ISIS. So विजय माल्या का जो ये पॉडकास्ट है, इस पर कुछ हम कमेंट्री करेंगे। सबसे पहली बात तो यदि कोई समय निकाल कर देख सकता है तो इसको पूरा एंड टू एंड देख लेना चाहिए। वेरी वेरी एनलाइटनिंग, वेरी वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेरी चक्र ओपनिंग कॉन्वर्जेशन। मतलब जिंदगी में तो हमेशा हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुजुर्ग आदमी पकड़कर उसकी आंखों में पूरा झांक कर उसके लहजे में उसकी आवाज का वॉल्यूम, उसकी आवाज की इंटेंसिटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पूरा अच्छे से ऑब्जर्व किया है पिछले 9 सालों में। बुजुर्गों को, पार्क में बैठे हुए बुजुर्ग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बुजुर्ग, रिश्तेदारों के बुजुर्ग और सुपीरियर बुजुर्ग, इन सबको बहुत गहराई से हमने ऑब्जर्व किया है। और स्क्विड गेम, हमने कहा ना कि 4-4 घंटे ऐसा कुछ देखा है क्या, उसमें एक स्क्विड गेम भी है जो कि लगातार हमने देखा होगा। तो स्क्विड गेम में जो बुजुर्ग था, उस बुजुर्ग को भी काफी गहराई से हमने ऑब्जर्व किया। ये इंटरेस्ट हमें इसीलिए है, इंटरेस्ट तो क्या, उतनी गहराई, उतनी इंटेंसिटी और उतना इंटरेस्ट तो हम बच्चों के साथ भी दिखाते हैं और लड़कों के साथ भी दिखाते हैं और लड़कियों के साथ तो दिखाते ही दिखाते हैं, बट बुजुर्गों के साथ क्यों दिखाते हैं, उसका मेन रीजन ये है, कंफर्म करना जिंदगी में हमें कोई संस्कार मिले नहीं मदर से, फादर से, जो भी संस्कार मिले वो नेचर से मिले और हम आइसोलेशन में उस पर काम करते रहे। कुछ किताबें हाथ लग गई, मैगजीन हाथ लग गए, अखबार के कुछ लेख हाथ लग गए, और फिर जिंदगी में कुछ कुछ महापुरुष मिलते रहे, जैसे कि जग्गू भैया, नाना जी के दोस्त थे एक, और रिसेंटली पवन जूरी एटसेट्रा। फहाद इकबाल also was one of the greatest men I've ever met. तो कंफर्मेशन मिलता रहा। तो बुजुर्ग के साथ में समय बिताने से कंफर्मेशन मिलता है ये कि हम जैसा सोचते हैं और जिंदगी को जी रहे हैं वो हम सही जी रहे हैं। और ये सारे के सारे बुजुर्ग जो लोग हैं ना, रिग्रेट में हैं, और सबसे बड़ी समस्या जो है लैक ऑफ रिकॉग्निशन में है। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट्स अ होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इन दिस कमेंट्री, एंड दैट्स अ होल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, रिकॉग्निशन। पब्लिक ने हमेशा मेरे बारे में गलत गलत ही सोचा, गलत गलत ही जाना, गलत गलत ही माना। ये चीज हमने कंसिस्टेंटली सारे बुजुर्गों के अंदर देखी है कि या तो पब्लिक जानती और मानती है उनके बारे में और वो गलत जानती मानती है, या फिर कोई जानता मानता ही नहीं है कि यार हमने अपने
हम क्लर्क थे रेलवे के अंदर, हम इससे मिले उससे मिले, हमने ये सोचा था, हमने वो सोचा था, हमने ये किया और वो किया और वो किया वो किया। ये सारी चीजें जमा होके मुश्किल से एक 30 मिनट का सेशन बनता है। रिटायरमेंट के टाइम पे सब लोग आ जाते हैं, माला पहना देते हैं, फोटो वोटो खिंच जाती है और कोई 2-4 लोग भाषणबाजी कर जाते हैं कि ये ऐसे थे वैसे थे, पता नहीं कैसे थे जैसे उसका अंतिम संस्कार हो रहा हो। अंतिम संस्कार भी हमें याद दिलाना, अंतिम संस्कार मरने के पहले अपने पिताजी का माताजी का अंतिम संस्कार कैसे करें, इस पर भी हमें एक लेक्चर देना। और माता पिता का तो बाद में करें, पहले आप अपना अंतिम संस्कार करें। हम तो रोज ही अपना अंतिम संस्कार करता हूं। अंतिम संस्कार मतलब कि अबे यार वो लेक्चर हो जाएगा, छोड़ो। तो कमिंग बैक टू विजय माल्या, हमको इसमें इंटरेस्ट एक तो इस कारण से आया, और दूसरी बात, कोई भी इंसान किसी भी मुकाम पर पहुंचा है सामाजिक दायरों को तोड़कर या फिजिक्स के नियमों को तोड़कर, शरीर के नियमों को तोड़कर या पॉलिटिकल नियमों को तोड़कर, या कोई भी एक नैरेटिव बना हुआ है सोसाइटी में कुछ सालों से, कुछ सदियों से, उस सब नैरेटिव को तोड़कर किसी इंसान ने कुछ करके दिखाया, कुछ बना के दिखाया, कुछ उखाड़ के दिखाया, तो मेरा उसको नमस्कार है। वो समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा मतलब तो ये है ह्यूमन ब्रेन क्या क्या कर सकता है जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आ सके। आई एम वेरी वेरी सेल्फ इंटरेस्टेड इन व्हाट माय ग्रेटेस्ट asset, that is my brain, can do. So what my brain can do, how can I find out? I can do things and find out. I can read about brain and I can see such people's whole life, and I mean learn about their whole life from their own word, from their own mouth. So इसलिए वेब सीरीज भी हम बहुत कम देखते हैं। अगर कुछ 5 वेब सीरीज जिंदगी में गिनाना चाहें तो 5 भी नहीं गिना पाएंगे। एक तो स्क्विड गेम हो गया, एक ऑल्ट बालाजी की आई थी सुभाष, डेड और अलाइव, वो हो गया। फिर आपका हर्षद मेहता का 90 स्कैम 91 हो गया, और एक है वो हम आपको बताना नहीं चाह रहे। आप यहां पर आ जाएंगे इस कमरे में, हमारी शरण में आ जाएंगे तो आपको बताएंगे। और 5वीं तो याद ही नहीं आ रही, मतलब कोई होगी। तो उसमें से एक वेब सीरीज हमने ही देखी हुई है स्कैम वाली, हर्षद मेहता की, क्योंकि उसको भी देख के उसके बारे में, ये तो बहुत बाद के लोग हैं। मैं तो बचपन में 1997 96 97 में जब मैं टीवी के सामने गुजरता था, बैठता नहीं था टीवी के सामने, टीवी तो बलात्कार कर दिया। इडियट्स मैक्स, स्टूपिड मैक्स लोग थे, अपने घर में इडियट बॉक्स लेकर आ गए, मुझे भी इडियट बना दिया। बट मेरे दिमाग में कचरा चला गया और मैं एल्केमिस्ट, तो कचरे को किस प्रकार से सोना बनाना है वो काम हमने अपनी सारी जिंदगी में किया है। बट द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू, तो बचपन में 95 96 97 में मैं टीवी के सामने से गुजरता था तो ये लिट्टे और प्रभाकरन और वीरप्पन ये दिमाग में और कान में बहुत जाते थे। ये शब्द लिट्टे और प्रभाकरन, उल्फा अग्रवादी और वीरप्पन, तो ये तब से मेरा इंटरेस्ट था कि यार ये वीरप्पन कौन है और उसने क्या, मतलब पूरी दुनिया इसके बारे में क्यों जान रही, क्यों सुन रही है, पुलिस वाले इसको क्यों पकड़ना चाह रहे हैं। और आपका ये प्रभाकरन हो गया और अब ये हर्षद मेहता हो गया। तो पॉइंट ये कि आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन दिस मैन बिकॉज ही इज जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट ग्रेट थिंग्स ह्यूमन ब्रेन कैन डू। ओ इसका पॉलिटिक्स के साथ कुछ कनेक्शन था जिसकी वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो राइट टू रिकॉल में घुसने के बाद और चीजें क्लियर होने लगी तो हमको समझ में आने लगा कि अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि जो दोनों सरकारें हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उसके जो लोग हैं ये इससे पैसा खाना चाह रहे थे। वेरी सिंपल इक्वेशन ये है, उतना पैसा खाना चाह रहे थे जितना पैसा ये खिलाना नहीं चाह रहा था, या इसकी क्षमता नहीं थी, या इसके कोई और विजन थे। और हर जगह यही कारण होता है, कभी भी सरकार किसी बड़े गुंडे को पकड़ रही है, किसी व्यापारी को पकड़ रही है, किसी स्कैमर को पकड़ रही है, किसी क्रिमिनल को, फ्रॉड को पकड़ रही है, तो कंसिस्टेंटली हर जगह यही चीज है कि सरकार उससे जितना पैसा खाना चाह रही है उतना पैसा वो नहीं दे पा रहा है। मतलब जो बंगलों के अंदर, फ्लैट्स के अंदर, होटल्स के अंदर रेड वगैरह होती है कि यहाँ से देह व्यापार हो रहा था, यहाँ पर ये
ये हो रहा था, वो हो रहा था, यहाँ पर इतनी शराब पकड़ी गई, यहाँ पर ये पकड़े गए, वो पकड़े गए। वो सारा का सारा जो गेम है ना, वो सारा का सारा गेम यही है कि वो जो बेसिकली सरकार है, ये टॉप लेवल का गुंडा है, उस सरकार के साथ में ये जो गुंडे हैं, छोटे छोटे गुंडे हैं, ये अपना कट शेयर नहीं करना चाह रहे थे अगेन, या फिर जितना कट वो ऊपर से मांग रहे थे उतना कट नहीं दे रहे थे। तो इस प्रकार से कंफ्लिक्ट सारे के सारे यही होते हैं। इन सेम केस ऑफ हर्षद मेहता ऑल्सो, तो प्रधानमंत्री बेसिकली उसने अपना कट मांगा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री एक रिप्रेजेंटेटिव है बाकी सारे क्रिमिनल्स का। तो इससे कांग्रेस के एपेक्स बॉडी ने और बीजेपी की एपेक्स बॉडी ने अपना अपना कट मांगा होगा। तो दोनों ने अपना कट मांगा होगा, क्योंकि वो तो ट्रांजिशन टाइम था। ट्रांजिशन टाइम तो हर समय ही रहता है, एक बहुत ही डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं सारे के सारे सांसद। सारे के सारे सांसदों को सेटिस्फाई रखना, फिर उनके प्रधानमंत्री को सेटिस्फाई रखना, सबको सेटिस्फाइड रखना बहुत ही डायनामिक इक्वेशन है, बहुत डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो उस इक्विलिब्रियम के अंदर ये दरार आ गई, क्योंकि एक तो वो आ गया ना, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसने जस्टिफाई कर दी वो सारी चीजें, बट मैं आपको बता रहा था कि जो सारे के सारे बुजुर्ग होते हैं ना, आप अपनी मम्मी को देख लेना, आप अपने पापा को देख लेना, मम्मी कोई भी हो, वो सिंगल मदर हो, सेपरेटेड मदर हो, बहुत परिश्रम किया हो, या जिंदगी भर अपने अपने पति की, बच्चे की, उसके बच्चे के अपने पति के माँ बाप की, सास ससुर की सारी जीवन सेवा की हो, उसको भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता, गरीब को भी नहीं मिलता। और अमीर की औरत, जैसे गोविंदा की औरत है, ऐसे अमीर औरतों की, अरे अंबानी की औरत को खुद पकड़ना है यार तू, और मुकेश अंबानी के साथ साथ में तो अनिल अंबानी की बीवी को पकड़। तो जो अमीरों की बीवियां है ना, और अमीरों की बीवियों के बारे में तो मेरे को, वो भी आप हमारी शरण में यहां पर आओगे ना इस कमरे में, तब हम आपको बताएंगे कि ना अमीर आदमी को रिकॉग्निशन मिलता है, ना गरीब आदमी को रिकॉग्निशन मिलता है, ना बच्चों को रिकॉग्निशन मिलता है, ना जवानों को रिकॉग्निशन मिलता है, ना लड़कियों को रिकॉग्निशन मिलता है, ना अमीर बीवियों को रिकॉग्निशन मिलता है, ना गरीब बीवियों को रिकॉग्निशन मिलता है। रिकॉग्निशन किसी को मिलता ही नहीं है। रिकॉग्निशन अपने परिश्रम से प्राप्त करना पड़ता है, बार बार। यूट्यूब चैनल 5 साल से रुक चुका है, 9 साल में से 4 साल यूट्यूब चैनल चला हमारा, और 5 साल से रुका पड़ा है। लेकिन हम नहीं रुके हुए, हम कॉन्स्टेंटली अपने बारे में लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो ये जिंदगी भर किया नहीं। तो अब आगे करना पड़ रहा है इसको, बट इसने बहुत शानदार काम किया। अल्टीमेटली मरने से पहले ये 4 घंटे का स्प्रेड ओवर 2 डेज, शायद 3-4 दिन मिला के, इसने वो अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा दिया, सब कुछ फुल्ली जस्टिफाई कर दिया इसने कि मैं तो ना तो अय्याश, ना मैं शराबी, ना मैं बिगड़ा हुआ बच्चा, और ना मैं कोई लड़कीबाज, ना मैं कोई ठरकी, ना मैं कोई चोर, ना तो मैं कोई क्रिमिनल, ना तो मैं किसी प्रकार से भ्रष्टाचारी, और ना मैं कोई भगोड़ा, ना मैं इनसेंसिटिव, मैं तो इन सब में से कुछ भी नहीं। मैं तो इतना अच्छा मैक्स आदमी हूं। अच्छा मैक्स आदमी को इसने मुद्दे की बातों से जस्टिफाई कर दिया। तो 4 घंटे के पॉडकास्ट में जो बातें हमारे दिमाग में चिपकी हैं, जो उसकी जस्टिफिकेशन है, उसको हम थोड़ा थोड़ा यहां पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसने बोला, इसको ऐसा बोला इसने कि आपके बारे में ऐसी बात फैली हुई है कि आप जब 17, 18, 19 साल के कॉलेज के लड़के थे, 18, 19 साल के कॉलेज के लड़के थे, तो आप तो बहुत महंगी गाड़ी ले जाके और कॉलेज में बूम बाट करते थे। तो ये बोल रहा है कि मैं तो कॉलेज, मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि कॉलेज तो मेरे को सुबह सुबह जाना होता था, तो मैं सुबह सुबह कॉलेज जाके काम करके, अपना पढ़ाई वढ़ाई करके अपने ऑफिस में आ जाता था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे ऑफिस में मेरे को एक ट्रेनी का काम दे रखा था, और 400 रुपए प्रति महीना की सैलरी दे रखी थी। और फिर उसने बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, वो प्रोजेक्ट किया, ये संभाला, वो संभाला, ऐसा कर करके फाइट मार के फाइट मार के जवानी के अंदर ही, 25-30 साल की उम्र के अंदर ही ये अपनी कंपनी का चेयरमैन बन गया। तो जिस उम्र में ये अपनी कंपनी का चेयरमैन बन गया, उसके लेवल की जो कंपनी थी यूबी, उस लेवल के जो बाकी कंपनीज थी, टाटा की, बिरला की, दमानी की, अंबानी की, इनके जो चेयरमैन थे, ये इसके पिताजी की उम्र के थे। तो ये चेयरमैन होकर जवान आदमी था, तो जवान आदमी जवानी नॉर्मली जीता है, खाता है, पीता है, अच्छे कपड़े वड़े पहनता है, थोड़ी बड़ी शराब भी पीता है, और पार्टी वार्टी करता है, और फास्ट कार का एकदम स्पीड का एकदम शौक था इसको, बढ़िया मशीन भी का गियर है,
और उसके कई जगह चेयरमैन वगैरह भी रहा है। तो ये बता रहा है कि मेरे को कार का शौक है, तो मैं वो सारी चीजें करता था, लेकिन मैं चेयरमैन बन चुका था, तो मेरे पास पैसे थे, तो मैंने अपने दम से वो सारे पैसे कमाए थे, तो वो पैसे कमा कर मैं खर्च करता था। तो इसमें कौन सी फ्लैम्बॉय वाली बात कहां से आ गई, और बिगड़ा हुआ बच्चा वाली बात कहां से आ गई, स्पॉइल्ड ब्रैट वाली बात कहां से आ गई? ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर बात आ रही थी कि लड़की वगैरह कि ये कुछ लड़कीबाज है, वुमेनाइजर है और ऐसे अय्याशी करता है। तो ये बोला यार ये तुम सब क्या बातें कर रहे हो? मतलब राज बोल रहा है कि जो आप बोल रहे हो ना, और जो ये सब हमको पता है, ये तो पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट है। आप व्हाइट बोल रहे हो, ये ब्लैक है, ये व्हाइट और ये ब्लैक, एकदम उल्टी बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे लड़की वाली बात है, लड़की वाली बात पे बोला कि यार ये साफ साफ बात में रिपीट कर रहा है कि मैं तो किंगफिशर का शराब का धंधा था इसका, तो उसका ब्रांड को आगे फैलाने के लिए इसने पानी बेचना शुरू किया किंगफिशर का, और किंगफिशर का इसने सोडा बेचना शुरू किया। तो वो बहुत ही बिजनेस की स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, उनको करना शुरू किया। तो उसमें अपने ब्रांड को फैलाना है उसमें, इसलिए उसने क्रिकेट टीम भी खरीद ली। उसके बाद उसने ये इवेंट करवाना शुरू किया, और जवानों को आकर्षित करने के लिए उसने ये सब एड वगैरह देना शुरू किए। तो उसके पास एक फोटोग्राफर आया, वो बोला कि वहां पर कौन से दूर देश में पिराली कैलेंडर करके कुछ होता है, वहां पे नंगी लड़कियों का कैलेंडर छपता है, जिससे वो उसमें कुछ ना कुछ मार्केटिंग होती है। तो वो बोला कि ये माल्या बोला कि हाँ तो ठीक है, किंगफिशर का शब्द आगे फैलेगा, मार्केटिंग होगी तो कराओ। अगर देश में लीगल है तो लीगलिटीज में ध्यान में रखते हुए जो करना है करो। तो वो उसका जो फोटोग्राफर था वो मॉडल वॉडल लेकर आगे लड़की वड़की, तो बस हो गया काम खत्म। अब उसमें क्या है? ठीक है। और भगोड़े वाले पर ये बता रहा कि जस्टिफाई कर रहा कि मैं भगोड़ा कैसे नहीं हूं, और कार वाली बात पर बोल रहा कार, हाँ मतलब इसको मैं आपको ये बोल रहा हूं कितनी इंस्पायरिंग चीज है। इसको बोल रहा है कि आप सुपर रिच हो, सुपर रिच की तरह रहे हो आप। तो ये बोल रहा सुपर रिच, मतलब इसके एक्सप्रेशन, इसके मुंह में कैमरा घुसा के ना इतना बढ़िया पॉडकास्ट निकाला है, कोई किताब लिख के, और इसके ऊपर कोई वेब सीरीज बना के, फिल्म बना के भी नहीं होता, डॉक्यूमेंट्री बना के भी नहीं होता। इसके पूरे मुंह में घुस के, मैं अभी आपको उसका मुंह दिखाता हूं, रटना, इसके पूरे मुंह में घुस के कैमरा डाल के, ओए होए, इसकी आंखों के अंदर, इसकी जुबान के अंदर, इसके हाथों के अंदर, इसके पोस्चर के अंदर, हर चीज में, पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ में ये आदमी सारी बातें कच्चे चिट्टे खोल रहा है। ओए होए, बहुत महान काम कर रहा है, नमस्कार है इस आदमी को। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कार के बारे में ऐसा बोल रहा था कि पहली बात तो सुपर रिच के बारे में बोल रहा था। तो सुपर रिच में ये थोड़ा देखा गया कि नीचे कितने गरीब गुलाम में, ये तो ये देखेगा ना कि अपने आसपास के लोग क्या कर रहे हैं और उसके ऊपर के लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। तो ये तो मानता ही नहीं कि मैं कोई सुपर रिच हूं। और कार वार तो ऐसे गिना रहा, मेरे पास तो एक रोल्स रॉयस थी, और मेरे पास 2 मर्सिडीज है, और इसमें 1-2 ये थी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और कोई रोल्स रॉयस के बारे में जिक्र कर रहा शायद, या कोई ऐसी कार के बारे में जिक्र कर रहा जो गांव में जाकर 50,000 के अंदर खरीद के लेकर आया। और ये चूंकि बाइकर और मोटर और एकदम कार वार एकदम मशीन वाला आदमी, घूम पावर रेस वाला में इंजन वाला आदमी है, तो ये उसको बैठ के साफ कर रहा और ठीक ठाक कर करके वो दिखा दी कि ये बहुत बढ़िया कार है। बट कार बेसिकली वो लाख रुपए की भी नहीं थी, कहना चाह रहा है। और ऐसे कर करके फाइट मार मार के घुस घुस विंटेज कार इसने जमा करी, और उनको फिर से साफ करके सजा धजा के इसने अपना कलेक्शन बनाया। तो ये कहना चाह रहा है कि मैंने तो कुछ गंदी बात करी नहीं यार, ना तो मैंने कोई भ्रष्टाचार किया, ना मैंने कोई जुर्म किया, ना किसी का पैसा रोका, ना मैंने कोई लड़कीबाजी करी, ना नशाखोरी करी। बेसिक पार्टी वार्टी करके जवान जैसा आदमी जीना चाहता है, जैसे फिल्मों में दिखाते हो, वो मैंने अपने पैसे कमा कर की। तो उसमें दिक्कत कहां आ रही है? ये कहना चाह रहा है वो। हाँ, तो ये पॉइंट ये है कि ये ऐसा बताता है कि दिक्कत कहां आ गई। अच्छा, डेक्कन पर जो लोग बोलते हैं कि इसका अपना तो चल नहीं रहा था, तो इसने डेक्कन ले ली और इंटरनेशनली होना चाह रहा था। तो ये बता रहा है कि यार तुम किसी चूते से बातें करते हो, लिटरली ये शब्द यूज नहीं कर रहा, लेकिन इसके चेहरे पर बार बार ये एक्सप्रेशन आता, तुम सब कितने चूते हो, किसी चूते से बातें कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं यार कि मैंने डेक्कन क्यों ले ली। ठीक है, तो डेक्कन के बारे में इसने कुछ कुछ बढ़िया बातें बताई, जैसे कि डेक्कन कुछ 1 रुपए का वो बेच रहा था, एयर टिकट बेच रहा था, तो उसने मार्केट डिसरप्ट किया हुआ था, तो डेक्कन को कब्जे में लेना जरूरी था। दूसरी बात ये कह रहा कि डेक्कन के अंदर कुछ ऐसे फ्लाइट के इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के कुछ ऐसा सेगमेंट होते हैं जिसकी वजह से देश के अंदर और देश के बाहर कुछ रूट काफी खुल जाते थे। तो इट्स नॉट अबाउट गोइंग इंटरनेशनल,
अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करने वाली बात है। कॉम्पिटिटर को इसने ले लिया और अपने देश के अंदर ही बहुत सारे रूट खुल गए और उससे शायद इंटरनेशनल रूट भी खुल गए। तो ये बोल रहा है कि डेक्कन मतलब हलवा चल रहा है क्या, मैंने कुछ भी किसी को फोन लगाया और उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया और ये सब तो हो गया। अबे पूरी बोर्ड की टीम होती है और पूरा एकदम कैलकुलेशन होता है, चुतियापा चल रहा है क्या? मतलब जब ये कोर्ट में जाता था ना इंग्लैंड में, तो वहां पे भी माइक लेके यूट्यूबर या कोई रिपोर्टर घुस जाते थे, तो इसकी शक्ल पे मतलब जो दिखता था ना, ऐसा दिखता था कि अब पता चलता है कि क्या दिखता था। उस समय तो ऐसा दिखता था कि he has no आंसर, और अब पता चल रहा है कि 4 घंटे लगा के इसके पास इतने आंसर हैं कि उस समय ये सोच रहा था कि यार मैं किस किस चूतिए को क्या समझाऊं और कितना समझाऊं। उस समय उसके चेहरे पर ये एक्सप्रेशन हुआ करते थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि वो डेक्कन खरीद ली उसने और उसके बाद ये इंटरनेशनल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। हाँ, तो ये ऐसा बोल रहा है कि वो लेमन ब्रदर्स का 2009 का वो आ गया था, आपका रिसेशन आ गया था। ठीक है, अब रिसेशन आ गया था तो ये सैलरी नहीं दे पा रहा था, तो सैलरी बोल रहा है कि मुझे कंपनी बंद करनी पड़ेगी। इसके लिए ये प्रणब मुखर्जी के पास गया, बंगाली बंगाली बोलते हैं। तो प्रणब मुखर्जी कौन, बेसिकली वो सब एजेंट ही तो है ऊपर के सरकार में, वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कि वो अरुण जेटली हो, कि प्रणब मुखर्जी हो, कि सोनिया गांधी हो, कि नरेंद्र मोदी हो, कि ये हो वो, सबका काम है कि पैसा खाना है। वो एजेंट है और किसको देना, अपने स्पॉन्सर्स को देना, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है उनकी पावर को। तो उनको तो कुछ भी मिल जाए, पॉइंट ये है। सरकार में जो लोग एजेंट बैठे हुए ना सिर्फ सरकार और उसके विपक्ष के, इनका काम ये है कि रिसेशन आ गया तो अपन पैसा कैसे खा सकते हैं। यहाँ माल्या की जो एयरलाइन है उसमें सैलरी देना मुश्किल पड़ रहा है, तो अपन पैसे कैसे खा सकते हैं। माल्या ने नई एयरलाइन बना ली, उससे वो अमीर हो रहा है, तो अपन पैसे कैसे खा सकते हैं। कोविड आ गया तो अपन पैसे कैसे खा सकते हैं। बारिश हो रही तो अपन पैसे कैसे खा सकते हैं। कुंभ में कुछ लोग मर गए तो अपन पैसे कैसे खा सकते हैं। कुंभ बहुत बढ़िया हो रहा है तो अपन पैसे कैसे खा सकते हैं। उधर किसी औरत ने अपने पति को काट के ड्रम में डाल दिया तो अपन पैसे कैसे खा सकते हैं। वहां पर बिहार के अंदर चुनाव हो रहा था, अपन पैसे कैसे खा सकते हैं। तो सारा जो सरकार और सरकार के जो विपक्ष हैं और सरकार के साथ जो भी क्रांतिकारी हैं, जो फेक अपोजिशन है, उन सब का जो मेन धंधा है, वो सब लोगों का ये सोचना है कि ये हो गया, कुछ भी हो गया, इसने उसको मार दिया, काट दिया, यहाँ बम फट गया, उसको गोली लग गई, अमीर हो गया, गरीब हो गया, ऐसी कंपनी चढ़ गई, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं आपका IIT बाबा आ गया, यहाँ पर ये अलग पांडे आ गया, ये रात तो रात ये यूट्यूबर अमीर हो गया। हर एक चीज के अंदर ये अलाहाबादिया के ऊपर ये केस हो गया, जो कुछ भी हो गया। बेसिकली सरकार के जो सारे तंत्र होते हैं जिसके अंदर रिपोर्टर वकील जज वगैरह सब मिले हुए हैं, इन सबका ये सोचना होता है कि पैसा कैसे मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि जब रिसेशन आया और उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि इसके जो तेल के जो डब्बे हैं उसका जो दाम है वो 3-4 गुना हो गया, तो अब इसके पास पैसे खत्म हो रहे और जिसकी वजह से सैलरी नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से ये बंगाली बाबा के पास गया, प्रणब मुखर्जी के पास, बोला कि मैं सैलरी नहीं दे पा रहा, मैं कंपनी को बंद करना चाह रहा हूँ और इससे मैं ले ऑफ करना चाह रहा हूँ और ये हो रहा। तो उसका वो इसके हिसाब से वो बंगाली बाबा बोला प्रणब मुखर्जी कि नहीं, मैं बैंक को बोलता हूं कि बैंक तुमको पैसा देगा और फिर तुम सैलरी देना शुरू करो। तो वहां पर कुछ सीन हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब ये कुछ बता रहा है बट वो मोटी मोटी बात वही बता रहा है, लेकिन सच्चाई को बताने से इनकार कर रहा है। ठीक है, ताना मार रहा है। मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि इसके साथ के जो 4 डिफॉल्टर है, टोटल जो 4 डिफॉल्टर है, जिसके अंदर एक की खुद भी है, उसमें किंगफिशर एयरलाइन है, एक किंगफिशर ये दारू है, एक यूबी है, ऐसे ही, और एक खुद है, पर्सनली खुद है, डॉक्टर विजय माल्या। तो ऐसे 4 हैं ये चारों, और डेक्कन भी है। तो ये सब जो है ना, उनके ऊपर कुछ अलग अलग बैंकों ने उनको कर्जा दे रखा था, और जब ये सब साथ में आ गए, कुछ उन्होंने ग्रुप बना लिया, तो वो बैंक भी साथ में आ गए। तो वो बैंकों ने इन लोगों को कर्जा दे रखा था, और इनमें से कुछ कंपनी यूबी कंपनी बोल रही थी, मतलब यूबी कंपनी बोल रही थी, या फिर ये बोल रहा था, या फिर यूबी कंपनी इसके बिहाफ से बोल रही थी, या फिर ये यूबी के बिहाफ से बोल रहा था। जो भी है उनकी सेटिंग थी, वो मुझे पता नहीं कि इसकी वहां पर कितनी चलती थी, बट यूबी कंपनी ऐसा बोल रही थी कि मैं किंगफिशर एयरलाइन के जो एम्प्लॉयज हैं इनको पैसा दे दूंगी, लेकिन वो बैंकों का पैसा उसमें लगा हुआ है, तो बैंकों
का कंसेंट बहुत जरूरी है। तो यहां पर डिस्प्यूट हो गया था, इसलिए वहां का जो कर्नाटका का जो हाई कोर्ट था वो उसने वहां पर स्टे लगा रखा था कि ये काम नहीं होगा। ये बात कहना चाह रहा है। आपको बात आ गई ना समझ में कि ये जो 4 डिफॉल्टर हैं, यूबी और ये किंगफिशर और एक ये खुद और डेक्कन, ये शायद जो भी है, इनके ऊपर बहुत सारे बैंकों ने लोन दे रखा था, जिससे बैंकों का उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है इनके कोई भी कृत्यों के अंदर। तो वो जो पैसा उसके पास था यूबी के पास में, वो अपने पैसे से, जो कि बैंक का ही दिया हुआ लोन था, उससे किंगफिशर की सैलरी को चुकाना चाह रहे थे। बट ये हो जाए इसके लिए हाई कोर्ट मना कर रहा था। जो क्यों कर रहा था, वो ये साहब कह रहे हैं कि उनको जो 6,000 करोड़ की वसूली करनी थी, वो उसकी बजाय वो मेरे को मुर्गा बना के मेरा 14,000 करोड़ लूटना चाहते थे, 14,100 करोड़ लूटना चाहते थे। और जब ये बात हो गई ना, पेपर में आ गई, क्लियर हो गया, जब ऑक्शन वगैरह हो गया, तब ये बात कहने काबिल ये हो रहा है। तो हमको क्या लगता है, उसी समय इन सब की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस और बीजेपी और अरुण जेटली और प्रणब और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबकी सेटिंग थी। मतलब ये सब उससे पैसा खाना चाह रहे थे। जहां भी फंड का मूवमेंट है, पैसा मेरे को कैसे मिलेगा, दैट्स द होल पॉइंट। तो वहां पर इसने अड़ंगा लगा दिया होगा, या फिर इसकी जो कैपेसिटी थी, बिजनेस की कैपेसिटी थी, उसके वो उसकी कोई कैपेसिटी नहीं होती। एक बार जो पावर में आ गया ना, उसकी कोई कैपेसिटी नहीं, उसको तो और पैसा चाहिए, 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 और पैसा चाहिए। ठीक है, वो जो पैसे देगा उसको, ये उसका हिसाब है। लेकिन जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं, ये तो पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं ना यार। ये तो पूरा मार्केट है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय है, और फिर बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, कितना रिसर्च है, बहुत कुछ उसमें, बहुत कुछ है यार। तो या तो इसने मना कर दिया, या फिर ये दे नहीं पाया, तो बस वहां से वो सैलरी रुक गई। सैलरी रुक गई तो इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू हो गया तो कुछ लोग मरने लगे और कुछ लोग पता नहीं क्या क्या करने लगे। अब ये बता रहा है कि ये पार्लियामेंट में था, अब सरकार जा चुकी थी कांग्रेस की, और ये पार्लियामेंट में था। मतलब उसके पहले पार्टी वाली बात है, पार्टी पर ही बोल रहा है। हाँ, पार्टी क्यों कर रहे थे जब आपके एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली? तो ये बोल रहा है कि 2012 के अंदर वो कंपनी बंद हो गई और कोर्ट ने सारा पैसा रोक रखा जो सैलरी का था, तो मैं सैलरी कहां से दूं? उसके ऊपर से मैंने 3,000 करोड़ अपनी तरफ से दिए, उसके अलावा सरकार ने बाद में 14,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। तो अब मैं अपनी जिंदगी तो जीऊंगा ना, तो मैं अपना बर्थडे तो मनाऊंगा 60th। तो मैंने तो बहुत सारी पार्टी करी है, तो ऐसी एक और पार्टी कर दी, तो इसमें मेरी गलती कहां है? मेरे तो 1 रुपए की भी गलती नहीं, वही कहना चाह रहा है। उल्टा मैंने तो 3,000 करोड़ दिए हैं, तो मैं भगोड़ा कैसे हो गया? तो ये तो पहली पार्टी वाला जिसने जस्टिफाई कर दिया। उसके अलावा इसने बताया कि पार्टी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और उसके बाद ये सांसद था, तो ये पार्लियामेंट में था, तो कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी और कांग्रेस की सरकार ने इसको पैसा दिलवाया था। तो ये बोल रहा है कि मुझे स्केपगोट बना गया कांग्रेस, और जो बीजेपी है ना, दोनों मुझे फुटबॉल बना के खेल रहे हैं। कांग्रेस ऐसा बोल रही है कि कांग्रेस के और बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि तूने विजय माल्या को पैसा दिलवाया बैंक से, जबकि ऐसा कुछ था नहीं कि बैंक से पैसा दिलाया। तो वो ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो जब कांग्रेस की सरकार गई और जब ये सांसद था, तो इसको बीजेपी वालों ने भगा दिया। तो बीजेपी वाले कांग्रेस वालों पर ये आरोप लगाते हैं कि तुमने इसको पैसा दिलवा दिया, और कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि तुमने इसको भगवा दिया। तो अब भगवाने के ऊपर इसका जस्टिफिकेशन क्या है? वो तो बात तो यार सही लग रही है। भगवान के ऊपर इसका जस्टिफिकेशन ये कि जिनीवा के अंदर इसकी कोई मीटिंग कई महीनों पहले से निर्धारित थी। इसकी जिनेवा के अंदर एक मीटिंग कई महीनों पहले से निर्धारित थी। तो अब इसको जाना तो जाना था, ये सांसद था, तो इसको पार्लियामेंट के अंदर ये था, इसको अपना लेके जाना था दिल्ली एयरपोर्ट। तो जब ये जा रहा था, तो उस समय इसने अरुण जेटली को बोला कि मैं जा रहा हूं। इसने ऐसा बोला कि चलते चलते मैंने हाय हेलो बातचीत करते हुए 1 मिनट के अंदर ये समझा दिया कि मैं जा रहा हूं, और वो कोर्ट वालों को बोलना यार कि वो पैसा वैसा रिलीज करवाओ मेरा, ताकि इनको सैलरी देनी है। तो ये बोल रहा कि मैंने तो बहुत फाइट ही मारी, मेरा तो पैसा भी गया, मैं तो बदनाम भी हो गया कि नो गुड टाइम्स मैंने बोल दिया मेरे को। तो ये बोल रहा है कि मैं तो बीजेपी को बोल के गया था, मैं तो अरुण जेटली उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर को मैं तो खुद बोल कर गया था पर्सनली कि मैं जा रहा हूं। तो उसने बोला हाँ ठीक है।
अब जब उस पर पूछताछ बैठी बाद में, क्या बोलते हैं, कि भगा दिया आपने अरुण जेटली को, तो अरुण जेटली बोलता कि मेरे को तो पता नहीं कि मुझसे मिलकर भी गया था। मतलब वो, मैं आपको ये सब समझाना चाह रहा हूं कि कोई ऐसा सोचे ना कि अरुण जेटली बहुत बड़ी चीज, फिर विजय माल्या बहुत बड़ी चीज, फिर प्रधानमंत्री वो, ये सब के सब चूतिया चोर हरामी, जैसे आपके घर में चूतिया चोर हरामी होते हैं ना, बस वैसी मानसिकता के लोग हैं। कुछ नहीं, वैसी दे द सेम वे दे शिट, द सेम वे दे ईट, द सेम वे दे स्लीप, द सेम वे दे टॉक, द सेम वे। बस ये है कि आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंची है, तो ये भाई साहब मदद कर रहे हैं आपकी सोच पहुंचाने की। मतलब ये तो उससे पूछ ही रहा है कि आप इतने सुपर रिच हो, आपको ऐसा क्या ज्ञान है, क्या समझ है, तो ये बोल रहा है पहली बात तो ज्ञान समझ गया भाड़ में, मैं काहे का सुपर रिच हूं। ये तो ये एक्सप्लेन कर रहा है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि उधर कांग्रेस बोल रही है कि कांग्रेस की बीजेपी ने भगा दिया, यहाँ बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस वालों ने पैसा दिलवाया, तो उस पर अरुण जेटली बोल रहा है कि मेरे को तो मिलके गया ही नहीं। तो ये बता रहा है, अब देखो ऐसी टुच्ची टुच्ची बातें बता रहा है यार, ये ऐसी बातें बताने के लिए हजारों करोड़ का आदमी है, ये बादशाह है, ये किंग है, ये इसके पास तो टाइम कैसे आ गया एक्सप्लेन करने का, इसके पास मैं क्या बताऊं। तो ये बोल रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं जेटली से मिलकर गया था, जेटली मेरे बाद में नटरा इस बात से, क्योंकि कांग्रेस के एक एमपी ने देख लिया था, और कांग्रेस के इस एमपी ने ये बात पब्लिक कर दी कि मैंने तो देखा था कि जेटली से मिलके जा रहा ये क्या। कांग्रेस तो विरोधी पार्टी का आदमी हो गया ना, तो उसने बोला कि ये तो मिलके जा रहा है, इसका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही इसको भगा रहा है। तो उसके बाद इसके ऊपर यार ये सब केस में डाल दिया और इसका पासपोर्ट रिवोक कर दिया। तो पॉइंट अब यहां पर आ गया, तो इसको तो कुछ पता ही नहीं था यार कि ऐसा कुछ इसके खिलाफ चल रहा है। तो ये तो अपना काम करने जा रहा था, और ये बोल रहा था कि फिर भारत ने मेरे को मिनिमम 180 डेज बिताने हैं, ऐसा कुछ मेरे को कोर्ट ने सम्मन दे दिया है। तो ये तो बोल रहा है कि मैं तो पहले से परमानेंट सिटीजन हूँ, परमानेंट रेसिडेंट हूँ, मैं तो ब्रिटिश नागरिक हूँ, और मेरे बच्चे तो अमेरिका में रहे, तो इंडिया में तो मैं वैसे भी नहीं रहा। तो इंडिया में तो मैं वैसे भी जाता हूँ तो मैं 3 महीने के लिए जाता हूँ, 180 डेज मैक्सिमम जाता हूँ, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। बट उन्होंने क्या है कि मेरा पासपोर्ट रिवोक कर दिया। हाँ, ऐसे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि पासपोर्ट रिवोक करने के बाद सिर्फ भारत ही आने के लिए इसको ऐसा बोला होगा। मतलब ये भी आप, ये बात इसने कही नहीं और मुझे पता नहीं है, बट हुआ ऐसा ही होगा कि भारत ने इसका पासपोर्ट जब्त कर रखा है, जिसकी वजह से अबे ये यूरोप में क्या, इंग्लैंड के बाहर भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो भारत इसको बुलाते होंगे और 3 महीने रहने के लिए बोलते होंगे, या कुछ ऐसा है। सबको जस्टिफाई कर दिया इसने बहुत ही खूबसूरती से। मतलब इसका एक बहुत बड़ी जो ऊपर इमारत के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा सा वो पेंट हाउस था, उसको भी जस्टिफाई कर दिया। उसके पास हर एक बात का जवाब है, और हर एक बात का जो जवाब है इतना प्रैक्टिकल है, इतना जेन्युइन है, इतना इनोसेंट है, क्या बात है। उसके लिए इसने कह दिया कि यार मेरे कंपनी के कुछ लोग आए और बोला कि आपकी जो जमीन है ये बहुत बढ़िया है, जहां पर आपका घर है, और इस पर इसको हमको बिल्डर मतलब कंस्ट्रक्टर, तो उसको हमको डेवलप करना चाहिए, और फिर से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये बोला कि बात तो अच्छी है, मैं तो चाहूंगा जिंदगी में और पैसा आए और कंपनी के पास और बहुत पैसा है। लेकिन इसका एक दोस्त नुमा था वो आदमी जो उसका डेवलपर था, बिल्डर, उसको बोला कि यार लेकिन ये जो है ना, इसमें मैंने अपना बचपन गुजारा है, तो ये जो घर है ना, एक अगर तू इसको लिफ्ट से ऊपर पहुंचा सके और मेरे को ऊपर रहने के लिए इसी घर में सुविधा दे सके, फिर तू उसके नीचे जो बनाना है बना। तो उन्होंने ही कर दिखाया। तो बस इतनी सी सिंपल सी और क्या इमोशनल स्टोरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि उसने वो घर बना के वो कुछ फ्लैशी करना चाह रहा है, करना भी चाह रहा है तो करना चाह रहा है, तो सभी करना चाह रहे हैं, तो जो करना चाह रहे हैं वो इसने कर दिया। तो ये क्यों चुभ रहा लोगों के। और ये तो बता रहा है कि बस ऐसी कुछ भी चल रहा है। आईआईटी बाबा को बेच रहे थे जैसे ना लोग, वैसे इसको बेचने लग गए। लेकिन इसके साथ के कई लोग हैं, इससे ज्यादा बड़ा बड़ा गबन किया है, वो जेल में भी बैठे हैं, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, और इसके बारे में सब लोग जानते हैं, और ये जानते हैं कि ये भगोड़ा आदमी है। और इसको लोग ऐसा बोलते थे, ये उस दिन निकल लिया, भाग गया एयरक्राफ्ट लेके, इसके साथ 20-25 सूट केस थे, तो उसके शकल के ऊपर वो एक्सप्रेशन साफ पता चलते हैं कि यार तू कितने बड़े चूतिया, तू क्या बात कर रहा है यार, तू क्या बात कर रहा है यार मेरे से। मैं कितना बड़ा आदमी हूं, तू मेरे को बोल रहा है कि मैं 50 सूट केस लेके देश से फरार हो रहा हूं। अबे देश से फरार होने के लिए मेरे को सूट केस लेके जाऊंगा मैं।
उस कंट्री में जिस कंट्री का मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ। ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये सोचा कि यार मरने से पहले एक बार ऐसा काम कर दूं कि ये बात कम्युनिकेट हो जाए कि तुम क्या सब चूतिया हो क्या? दिमाग दिमाग लगाते नहीं हो कुछ, कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ रिसर्च वगैरह करते नहीं हो क्या? तो यही सब है यार इसके बारे में, और मैं क्या बोलूं। और ऐसी कोई चीज जो छूट गई हो? हाँ, बस छूट तो बस यही गई है, सच्चाई तो यही है कि जो भी दोनों सरकारें थी वो अपना हिस्सा मांग रही थी। हाँ, तो जब इससे पूछा गया था कि भाई कौन कितना हिस्सा मांग रहा था, तो ये क्या बोलता है, दो बातें बोलता है। पहली बात तो आपको पता ही है भारत का क्या हिसाब है, और दूसरी बात बोलता है कि आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन, आप खुद कल्पना कर लो। अब ये कुछ किसी का नाम नहीं दे रहा और कोई वो नहीं दे रहा, अमाउंट नहीं दे रहा। अच्छा, और ये बोल रहा है, हाँ ये बेसिकली हार मान चुका है आदमी है, ये बोल रहा है कि इसको जेल हो सकती है, तो हो भी सकती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो भगवान को मानता ही हूँ, तो मैं तो ये किया भगवान के लिए, वो किया है, बहुत कुछ पैसा दिया है साउथ इंडिया में, केरला में सबरीमाला के लिए, बट और काफी जगह, बट पॉइंट भगवान को तो मानता हूँ, और मैं कुछ तारे सितारे मेरे ऐसे हैं, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है, तो अब ये होगा तो मैं जेल में जाऊंगा, तो मेरी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो गई तो होगी, तो आई कांट डू। उसके अलावा इसको पूछा गया कि यार ऐसे तो तारीख पे तारीख चलती रहती है, तारीख पे तारीख करते करते कांग्रेस से बीजेपी आ गई, और बीजेपी से भी सरकार बदल बदल के हो गई, और अब तो अरुण जेटली भी मर गया किडनी फेलियर से, तो अब तो तारीख पे तारीख चलता रहेगा, तो आप भी तारीख पे तारीख कर करके चली रही हो जिंदगी आपकी, ठीक है? तो ऐसे ही सही, ऐसे ही जीना चाह रहे हो क्या आप? तो बोला कि ऐसे ये इंडिया में चलता है, लेकिन इंडिया वाले जो है ना, ये इंग्लैंड के कोर्ट में आ गए हैं कि वो कोर्ट, इंग्लैंड के कोर्ट में क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं, अभी तक तो उसने जिक्र किया नहीं, बट पॉइंट ये कि यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे खट 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 प्रोसेस करके मामला साफ। ये बात उसने खुद अपने मुंह से बोली है भाई साहब, कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखा रहा है ये, और काफी सारी बातें हमने आपको सिखा दी हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ।